तो गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई अच्छी से चल रही होगी। ऐसे ही आप सब पढ़ते रहें और आगे की तरफ बढ़ते रहें। हमारा आशीर्वाद आप सबके साथ है ना। आपका अपना प्यारा चैनल अल्फा कैरियर इंस्टीट्यूट। हाँ, आज हम लोग हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 का पार्ट 2 आज देखेंगे और इसके साथ साथ हम लोग इसका विशेष रूप से चर्चा करते हुए आगे की तरफ बढ़ेंगे। आइए देखते हैं अपन आज क्या करते हैं। ठीक है, आइए देखेंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने यहाँ तक आ गया था और देख लिया था कि कैसे कैसे क्या हुआ, है ना। और आगे हम लोग इस स्लाइड से देखेंगे कि जब मीर जाफर ने कंपनी का विरोध किया तो कंपनी ने उसे हटाकर मीर कासिम को नवाब बना दिया। यानी कि कंपनी चाहता था कि हम अपना कठपुतली को रखें। कठपुतली मतलब कि हम जिसे नचा सके, अपने हिसाब से उसके साथ हम डील कर सके। कंपनी ये चाहता था। तो भाई उस लायक उसका आदमी होना चाहिए कि जो कहे वो माने। ठीक है ना। मीर कासिम के परेशान करने पर बक्सर की लड़ाई 1764 में उसे हराकर, यहाँ पे होगा हराकर उसे भी बंगाल से बाहर कर दिया गया। यानी किसको? मीर कासिम को। उससे परेशान होकर के, मैंने मीर कासिम जो था ना, बड़ा पगला आदमी था। वो जो मतलब नाक में दम किए रहता था। ठीक है, इसलिए उसको बक्सर की लड़ाई में, कहां पे? बक्सर की लड़ाई कब हुई थी? 1764 ईस्वी में। और उस समय उसको हराकर भी बंगाल से बाहर निकाल दिया गया और मीर जाफर को दोबारा से नवाब बनाया गया। यानी कि जिसको पहले नवाब बनाया गया था वो उसके अंडर में, अंग्रेजन के अंडर में काम नहीं कर रहा था, जिस कारण से उसको हटा करके मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया गया था। लेकिन मीर कासिम भी मतलब बहुत ज्यादा परेशान कर रहा था। तो कंपनी को क्या चाहिए था कि ऐसा आदमी हो जो मेरे इशारे पर चले, हम जो कहे वही करे। लेकिन मीर कासिम भी ऐसा करता नहीं था। मीर कासिम बहुत बदमाशी करता था, बदमाश आदमी था ना हो। ठीक है, इस वजह से मतलब कि अंग्रेज ने सोचा कि भाई इसको भी साइड करो। जैसे होता है ना कि गांव घर में या आपके घरों में आपके पिताजी अगर कुछ कहते हैं, आप उनके हिसाब से नहीं काम करते तो आपके पिताजी का आपका बात मानते हैं? नहीं मानते। कहते क्या हमारा हिसाब से चलते नहीं, हम इसके बाद क्या माने जाए। ये चीज है। अब नवाब को हर महीने 5 लाख रुपए कंपनी को चुकाने थे। अब कंपनी इसमें भारी नुकसान में जा रहा था। 1765 में मीर जाफर की मृत्यु के बाद, यानी कि 1765 में मीर जाफर की मृत्यु हो गई। उसके मृत्यु के बाद कंपनी ने खुद ही नवाब बनने का इरादा कर लिया। अब सोचा कि क्या बिचवनिया को रखेंगे, बिचवनिया को साइड करो और खुद नवाब बनते हैं। बात समझे कि नहीं? 1765 में मुगल सम्राट ने कंपनी को ही बंगाल प्रांत का दीवान नियुक्त कर दिया। कब? 1765 में। इसे कंपनी को बंगाल के विशाल राजस्व संसाधनों पर नियंत्रण मिल गया। मतलब कि उसके ऊपर, विशाल साम्राज्य के ऊपर उनका अपना नियंत्रण हो गया, अपना कब्जावारी हो गया। बात समझे कि नहीं समझे? है ना। आगे कह रहा है कि 18वीं सदी की शुरुआत से ही कंपनी भारत से, है ना, चीजें खरीदने के लिए ब्रिटेन से सोना और चांदी लाती थी। मतलब ब्रिटेन से क्या लेकर आती थी? सोना और चांदी लेकर के आती थी। प्लासी के जंग के बाद ब्रिटेन से सोने की निकासी कम होने लगी। यानी कि प्लासी के जब जंग हुआ, बैटल हुआ, जब लड़ाई हुआ, तो ब्रिटेन से जो सोने की निकासी थी, जो सोने के निर्यात किया जाता था, लाया जाता था,
वो कम होने लगी, और बंगाल की दीवानी मिलने के बाद तो ब्रिटेन से सोना लाने की जरूरत ही नहीं रही। अब ये सोना क्यों लेकर के आते थे, सोना वहां से क्यों लेकर के आते थे? इसलिए लेकर के आते थे कि यहाँ पे उस सोना को क्या करते थे, बेचते थे, और उससे जो अर्निंग होता था ये अपने अफसरों का क्या होता था, वेतन भत्ता वगैरह दिया करते थे। क्योंकि किसी भी व्यापार में सबसे पहले अपना इन्वेस्टमेंट करना होता है। क्या करना होता है? अपना इन्वेस्टमेंट करना होता है, अपना लगाना पड़ता है, फिर आप उससे उम्मीद रखते हैं कि हम इससे 2 रुपया कमाएंगे। और समझे कि नहीं? चाहे एक छोटी सी व्यापार हो, बड़ा से बड़ा व्यापार हो, कोई भी आप काम करते हैं, ठीक है ना, तो उसमें सबसे पहले अपना इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, फिर उसके बाद उससे आप अर्निंग का सोच सकते हैं। बिना इन्वेस्ट के आप अर्निंग का नहीं सोच सकते, ठीक है। तो ये भी अब ये सोचता था कि भाई अब ब्रिटेन, अब तो इसका नियंत्रण हमारे ऊपर है, हमारे अपने लोग हैं। जैसे कि मान लीजिए कि ये कंपनी है, ये अल्फा कैरियर इंस्टीट्यूट क्या है, एक कंपनी है। इस कंपनी में पहले लोग हुआ करते थे, पहले स्टाफ हुआ करते थे। अब हमने इन सारे पर अपना नियंत्रण कर लिया। क्या कर लिया? अपना नियंत्रण कर। तो हमें अब इन्वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, किसी को देना नहीं है भाई, किसी को सैलरी थोड़ी देना है, अपना खुद करना है। यानी सुबह से शाम तक हम खुद अपना कंटेंट तैयार करते हैं, रात तक कंटेंट तैयार करते हैं। जैसे कि हमने रात 9:30 बजे रात तक हमने इसी रूम में, सुबह का आए हुए इसी रूम में 9:30 बजे रात तक हम रखे, और सुबह से शाम हो गई हमारे कंटेंट तैयार करते करते। भाई पढ़ाना है तो कंटेंट तैयार करना होगा। अब हम तो स्टाफ रख नहीं रखे हैं कि बोले चलो भाई तुम कंटेंट तैयार करना, हम आएंगे चुपचाप पढ़ा देंगे, नहीं। जब दूसरा कोई कंटेंट तैयार करता है, उस परिस्थिति में पढ़ाने की मजा ही नहीं आता है। जब अपना कंटेंट खुद अपना से बनाया जाता है ना, तो भाई पढ़ के बनाते हैं उसको, फिर उसमें मजा आता है। चलो भाई ये समझ में आता है कि ऐसे नहीं, ऐसे बच्चों को जितना से जितना हो सके इजी वे में करके बच्चों को समझाया जा सके, उसके दिमागों में उतारा जा सके। हमारी कोशिश यही रहती है। तो अब आज के समय में जो चीजें इन्वेस्ट कर रहे हैं इसमें, है ना, तो किसी को देना नहीं है, तो हमको कहीं से पैसे की दिलाने की जरूरत नहीं है। ये सारी प्रॉपर्टी हमारा अपना है। अगर यही प्रॉपर्टी क्या होता, प्राइवेट होता, किसी और का होता, तो हमको इसका कर देना होता, इसका चुकता करना होता। तो फिर हमें क्या चाहिए? भाई पैसा चाहिए, ठीक है ना। अब यहाँ पे कुछ नहीं देना है, सब मेरा है, देना मुझी को है, लेना मुझी को है, किसी और को तो देना नहीं है, आना लेना है, ठीक है। तो उसी प्रकार से वो तो सोचा कि अब ब्रिटेन से सोना लाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बंगाल के ऊपर अपना नियंत्रण काबू है, ठीक है ना, अपना नियंत्रण में। अब भारत से होने वाली आमदनी के सहारे, अब जो भारत से जो अर्निंग हो रहा था उसके सहारे कंपनी अपने खर्च चला सकती थी। क्यों? क्योंकि कंपनी जो है बंगाल के ऊपर अपना नियंत्रण खुद ले बैठा था। जो भारत से आमदनी होता था पहले तो क्या होता था, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता था, टैक्स में चला जाता था, चुकाने में चला जाता था, इधर देने में उधर देने में। ऐसे में उसको क्या करना होता था कि ब्रिटेन से सोना लेकर आना होता था, फिर सोना यहाँ पे बेचना पड़ता था उसको, फिर ऐसे में वो अपना खर्च चलाना पड़ता था। लेकिन अब क्या था कि जो भारत से ही आमदनी, भारत में ही रह रहे हैं, और जो भारत से आमदनी हो रहा है उसी आमदनी से अपना काम चल जाता था। भारत में सूती वस्त्र और रेशम कपड़ा खरीद सकती थी, अपनी फौजों को संभाल सकती थी, और कोलकाता में किलों और दफ्तरों के निर्माण की लागत उठा सकती थी। मतलब जितना भी कार्य हो रहा था, यानी कि भारत के ही कमाई से मतलब कि वो कार्य को क्या कर सकता था, संपन्न कर सकता था। अब आता है कि कंपनी के अफसर नवाब बन बैठे। कंपनी के अफसर क्या बन बैठे? नवाब बन बैठे। प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल के असली नवाबों का बाध्य किया गया कि वे कंपनी के अफसरों को निजी तोहफे के तौर पर जमीन और बहुत सारा पैसा दे। मतलब गिफ्ट के तौर पर, निजी तोहफे के तौर पर या गिफ्ट के तौर पर क्या दे? जमीन और बहुत सारा पैसा दे, ठीक है। अब आते हैं रॉबर्ट क्लाइव। बड़ा खतरनाक आदमी था हो, जो भारत में 2 बार गवर्नर जनरल बना, ठीक है ना। कितनी बार? रॉबर्ट क्लाइव भारत में 2 बार गवर्नर जनरल बना, बेहिसाब दौलत जमा कर, ठीक है ना, कर ली थी।
गवर्नर के दूसरे कार्यकाल में उसे कंपनी के भीतर भ्रष्टाचार को खत्म करने का काम सौंपा गया था, लेकिन 1772 में ब्रिटिश सांसद में उसे खुद भ्रष्टाचार के आरोप पर अपनी सफाई देनी पड़ी। उसे भ्रष्टाचार आरोपों से बरी तो कर दिया गया, लेकिन 1774 में उसने आत्महत्या कर ली। भाई, जो ईमानदार व्यक्ति होते हैं, बेईमानों की तो बात नहीं कह सकते हैं, जो ईमानदार व्यक्ति होते हैं, अगर उनके ऊपर एक बार कोई उंगली उठा दे कि आप भ्रष्टाचारी है, आप गलत हैं, है ना, तो व्यक्ति निर्दोष साबित होते हुए भी अपने आप को खत्म कर लेता है। अजी, क्या कर लेता है? अपने आप को खत्म कर लेता है। कारण यह है कि उसका अपना एक आत्मसम्मान होता है। अब उसके आत्मसम्मान के साथ अगर ठेस पहुंचेगा तो आखिरकार वो क्या करेगा? खुद को खत्म करेगा, आत्महत्या करेगा। अब मान लीजिए कि हम चोर है, ये नहीं है, आप हमको चोर चोर कहिए, मुकदमा भी करवा दीजिए, हमको जेल भी भेज दीजिए, बात समझे कि नहीं? अब जेल से आने के बाद, जेल में जब गए, एक बार बताया था ना कि एक बुजुर्ग आदमी जो कि 48 साल बाद, कितने साल? 48 साल बाद उसको भारतीय कोर्ट ने बाइज्जत बरी किया। कितने साल बाद? 48 साल बाद, जबकि उसने वो गुनाह किया ही नहीं था, बेगुनाह था, फिर भी उसको 48 साल उसको सजा काटनी पड़ी। अब बताइए कि 20 वर्ष की उम्र में वो जुर्म किया होगा, मान लेते हैं, अब 20 वर्ष की उम्र में वो गया होगा, 48 साल बाद निकला, तो 40 या 20, 60, 8, 68 साल हो गया। अब आप बताइए कि 68 साल में तो उसकी जिंदगी ही खत्म हो गया। अब तो यहां से अलविदा लेने का वक्त हो गया, मतलब कि जाने का समय हो गया। क्या कोर्ट उसको उसकी खोई हुई जिंदगी लौटा सकती है? बिल्कुल नहीं लौटा सकती। तो कई बार होते हैं निर्दोष, अब उसके पास देखिए मरने के सिवा दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं। अब हम मास्टर साहब हैं, अब हमारे ऊपर तू लोग लांछन लगा दो, लांछन का मतलब कोई आरोप लगा दो, हमारा के जेल भेजवा दो, और 10 साल 20 साल के बाद हम बाहर आएंगे, तो फिर हमारा जिंदगी जीला से कोई मतलब है का? तो फिर मरना ही बेहतर ना समझेगा आदमी। अब 5 साल रह के कथी करेंगे? पूरा लाइफ तो जेल में काट लिए, अब आके क्या करेंगे? तो वही बात है कि जो रॉबर्ट क्लाइव था, उसको भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए भेजा गया था, लेकिन 1774 में मतलब आत्महत्या कर लिया। कारण ये हुआ कि 1772 में ब्रिटिश संसद में उसे खुद भ्रष्टाचार के आरोप में, यानी कि उसने भ्रष्टाचार किया है, उसके आरोप में उसको क्या सफाई देनी पड़ी, है ना? भ्रष्टाचार से तो मुक्त हो गया, लेकिन हुआ ये अंत में कि वो 1774 ईस्वी में रॉबर्ट क्लाइव क्या कर लिया? आत्महत्या कर लिया। यानी कि वो निर्दोष था, उसने समझा कि हमारी इज्जत मिट्टी में मिल गई, अब हम किसी के सामने क्या मुंह दिखाएंगे, क्या मुंह लेकर के जाएंगे? इसके चक्कर में उसने आत्महत्या कर लिया। बड़ा संगर आदमी था। आगे कह रहा है कि कंपनी के सभी अफसर क्लाइव की तरह दौलत इकट्ठा नहीं कर पाए। मैंने कंपनी में जितने अफसर थे, क्लाइव की तरह दौलत उन लोगों ने इकट्ठा नहीं कर पाए। उनमें से बहुत सारे अफसर साधारण परिवारों से आए थे और उनकी इच्छा भारत में ठीक ठाक, ठीक है ना, पैसा कमाना और ब्रिटेन लौट करके आराम की जिंदगी बसर करना था। आज हम लोग भारत में इतना हम लोगों के पास रोजगार नहीं है, कंपनी नहीं है, कारखाना नहीं है, तो हम लोग कहाँ जा रहे हैं? विदेशों में जा रहे हैं पैसा कमाने के लिए। हम लोगों का सोच क्या होता है कि विदेश जाएंगे, थोड़ी बहुत पैसा कमाएंगे, अच्छी जिंदगी आएंगे, यहाँ पे कोई छोटी मोटी बिजनेस व्यापार करके बैठ जाएंगे, क्या जिंदगी भर 7 समंदर पार जाना आना जाना आना, ठीक है? तो ये भी वैसे ही सोचते थे कि भारत जाएंगे, कुछ पैसे कमाएंगे और यहाँ आने के बाद क्या करेंगे? आराम की जिंदगी बिताएंगे। उनका ये सोच था। जो जीते जी धन दौलत लेकर के वापस लौट गए, उन्होंने वहां आलीशान जीवन जिया। मतलब जो मर गया सो तो मर गया,
भारत जितने भी आए, जो मर गया सो मर गया, लेकिन जो जीते जी जिंदा बच गए, वापस यहां से गए, तो उन्होंने अपनी जिंदगी को एक आलीशान राजा की तरह वहां पे जिंदगी व्यतीत किया और मस्त रहे, एकदम खाए पिए ऐश किए, ठीक है ना। उन्हें वहां लोग नवाब कहते थे। कहा, जब यहां से वापस गया तो क्या कहते थे? नवाब साहब कहते थे। कंपनी का फैलता शासन 1757 और 1857 के बीच ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भारतीय राज्यों पर कब्जे की प्रक्रिया में कंपनी ने सीधे सैनिक हमला नहीं किया, बल्कि उसने किसी भी भारतीय रियासत का अधिग्रहण करने से पहले विभिन्न राजनीतिक, आर्थिक और कूटनीतिक साधनों का क्या किया? प्रयोग किया। यानी कि किसी भी राज्य के ऊपर, मतलब कि उन्होंने भारतीय रियासत के अधिग्रहण करने से पहले, मतलब उसको कब्जा करने से पहले, जैसे कि ये मोतिहारी है, जिला है, मान लीजिए कि इसके ऊपर अगर पश्चिमी चंपारण कब्जा करना चाहता है, तो सबसे पहले किसको पकड़ेगा? राजनीतिक आदमी को पकड़ेगा, जो नेता होता होंगे। उसके बाद इसका इकोनॉमी के ऊपर प्रहार करेगा। तीसरा इसके कूटनीति के ऊपर। इन तीनों चीजों को सबसे पहले क्या लेगा? कब्जा में लेगा। जब ये तीनों चीजें कब्जे में आ जाएंगे, ठीक, उसके बाद में ये अपने आप हाथ में आ जाएगा। अभी भारत में क्या चल रहा है देख रहे हैं ना, समझ में आ रहा होगा कि क्या चल रहा है। बक्सर की लड़ाई, उसके बाद आता है बक्सर की लड़ाई। 1764 के बाद कंपनी ने भारतीय रियासतों में रेजिडेंट तैनात कर दिए। ये कंपनी के राजनीतिक या व्यवसायिक प्रतिनिधि होते थे। उनका काम कंपनी के हितों की रक्षा करना और उन्हें आगे बढ़ाना था। रेजिडेंट के माध्यम से कंपनी के अधिकारी भारतीय राज्यों के भीतरी मामलों में दखल देने लगे थे। यानी कि अंदरूनी, यानी कि आपस, जैसे कि हमारा और आपके बीच का बात है, और तीसरा आदमी इसमें आकर के क्या दे रहा है? दखलंदाजी दे रहा है। समझेंगे नहीं समझे? उसके बाद एक मिनट रुक जाइएगा, इसमें कुछ छूटा हुआ है तो नहीं होता है तो हम आपको इस पे करा देते हैं। नहीं ठीक है, नहीं छूटा हुआ है, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं, नहीं छूटा हुआ है। हमें लगा कि कुछ छूटा हुआ है, इसलिए सोचा कि इसमें देख लेते हैं। आगे आता है कि सहायक संधि। क्या आता है? सहायक संधि। कंपनी ने सहायक संधि बंदोबस्त के जरिए रियासतों को अपने कब्जे में किया। किसके जरिए? कंपनी ने सहायक संधि बंदोबस्त के जरिए रियासतों को क्या किया? अपने कब्जे में लिया। जो रियासत इस बंदोबस्त को मान लेती थी, उसे अपनी स्वतंत्र सेनाएं रखने का अधिकार नहीं रहता था। यानी कि आप हमारी बात को मान लिए, मतलब आपको हम स्वतंत्र सेना रखने की कोई जरूरत नहीं है, हम अपना सेना आपको प्रोवाइड करेंगे, आपको सेना रखने की जरूरत नहीं है। उसे कंपनी की तरफ से सुरक्षा मिलती थी, कंपनी उसको सुरक्षा देती थी, और सहायक सेना के, है ना, रख रखाव के लिए वो कंपनी को क्या देती थी? पैसा देती थी। मतलब देखो, देख कितना दिमाग लगाया, रियासत को अपने कब्जे में ले लिया। अब बोला कि तू अपना सेना नहीं रख सकता है, हम अपना सेना तुमको देंगे, है ना, बदले में तू मुझे क्या देगा? माल देगा, पैसा। क्या यहाँ पे? सहायक सेना के रख रखाव के लिए।
यानी कि कंपनी को पैसा देती थी, मतलब वो रियासत जो रियासत होती थी वो रियासत उसको क्या करती थी, पैसा देती थी। मतलब किसी प्रकार से इंडिया को कब्जे में लेना था, ठीक है। अगर भारतीय शासक रकम अदा करने में चूक जाते थे तो जुर्माना के तौर पर उनका इलाका कंपनी अपने कब्जे में कर लेती थी। मतलब अगर आप पैसा नहीं दिए, जैसे होता है ना गांव घर में ब्याज व्याज दिया जाता है, ब्याज पे पैसा दे दिया जा, मान लीजिए कि राहुल को पैसा दे दिएगा ब्याज पे, पैसा ले लिया राहुल, पैसा नहीं चुका रहा है, अब अरबाज क्या करेगा, जे दिन राहुल दिखाई दे दिया अरबाज क्या करेगा, गाड़ी वाड़ी छीन लेगा, कहा पैसा ना दे तो गाड़ी दे। उसी प्रकार से जुर्माना के तौर पर उनका इलाका कंपनी अपने कब्जे में ले ले। अब तेरा इलाका है ना, तू पैसा नहीं दे रहा है, एक इलाका हमरा हुआ, मतलब ये जमीन हमरा हो गया, ठीक है। जब रिचर्ड ब्लेजली गवर्नर जनरल मतलब कि 1798 से लेकर के 1805 था, उस समय 1801 में अवध के नवाब, क्या अवध के नवाब सहायक सेना के पैसा देने में चूक गए थे। जो अवध के नवाब साहब थे, सहायक सेना का पैसा देने से क्या हो गए थे, चूक गए थे, जिस कारण उन्हें अपना आधा इलाका कंपनी को देना पड़ा। इसी तरह हैदराबाद के भी कई इलाके छीन लिए गए। मतलब ये हड़प नीति हो गया, इसको क्या बोलते हैं, हड़प नीति। भाई हेंग न देबा तो हेंग था, मतलब देवे के पड़ी, बिना देले गुजारा नहीं किया। कंपनी इसीलिए तो बोला कि हमने इसके ऊपर अधिग्रहण कर लिया। जैसे अभी प्राइवेटाइजेशन हो गया है हमारे जो भारत में, बहुत सारी सरकारी संपत्ति है जो क्या प्राइवेट में चली गई है, प्राइवेटाइजेशन हो गया। जैसे रेलवे प्राइवेटाइजेशन हो गया है, आपको बीएसएनएल प्राइवेटाइजेशन हो गया है। बताइए भारत सरकार यानी कि 2014 से पहले भारतीय जो सरकार है, भारतीय हुकूमत है, जो कि क्या करती, जब गवर्नमेंट में आई उससे पहले हमारे यहाँ बीएसएनएल बहुत अच्छा चलता था, सरकारी जो रेलवे थी बहुत अच्छा चलता था। लालू प्रसाद यादव अपने रीजन में रेल मंत्री होते हुए रेलवे को है ना मुनाफे में पहुंचाए थे, जबकि रेलवे हमेशा घाटे में चलती है। फिर भी लालू प्रसाद यादव ने अपने रीजन में रेलवे को मुनाफे तक पहुंचाया। तब अमेरिका ने कहा कि लालू प्रसाद यादव को कैसे, मतलब सब सोच में पड़ गया कि भाई रेलवे को कैसे मुनाफा, तो क्या किए थे जानते हो, जितना कचरा था ना लोहा लकड़ रेलवे का, सबको क्या किया, बेच दिया। अब छोड़ रहा है, अब एक यूज नहीं है तो कति करेगा, तो बेच दो, अब बेच के फिर पैसा लगा दो। तो लालू प्रसाद यादव इतना दिमागी आदमी थे, उन्होंने अपना रीजन में रेलवे को मुनाफे तक पहुंचाया। ठीक, अब अभी जो भारतीय जो शासक हैं है ना, 2014 से पहले सारी स्थितियां सामान्य थी। 2014 से पहले किसी भी जातिगत मतलब किसी को इतना कोई भेदभाव नहीं था, कोई हिंदू मुसलमान नहीं था। लेकिन 2014 के बाद में इतना हिंदू मुसलमान होने लगा कि पूछिए मत। जब वर्तमान अभी शासक हैं और जितनी सरकारी संपत्तियां थी सबको क्या किया, बेच बिकिन दिया, सबको प्राइवेटाइजेशन कर दिया। इवन गवर्नमेंट सेक्टर में आर्मी को जो कि 18 साल 20 साल की जॉब थी उसको 4 साल का कर दिया अग्निवीर के नाम से। इससे क्या होगा कि और लोगों को क्या मिलेगा, मौका मिलेगा। तो भैया जवानी में 4 साल के लिए आप नौकरी करवाइएगा, अच्छा लौट के आएगा तो कथी करेगा, खेती करेगा, तो का तो फिर पढ़ेगा, फिर दूसरा कुछ की तैयारी करेगा, फिर नौकरी करेगा। तो कंपटीशन इतना इजी है, दम निकल जाता है वो कंपटीशन देने में, ठीक है कि ना। तो उस समय जियो नहीं था, उस समय क्या था, एयरटेल था, एयरसेल था, डोकोमो था, यूनिनॉर था, टेलीनॉर था, सिम बता रहे हैं आपको। बीएसएनएल तो था ही था भाई, बीएसएनएल तो सब लोग लगाते थे, लैंडलाइन लगाते थे, पोस्टपेड लगाते थे, सब लगाते थे। और बीएसएनएल की अच्छी पकड़ थी, अच्छी। जब हम कह रहे हैं कि ये भारत की चीजें हैं, बीएसएनएल किसका है, भारतीय है, बीएसएनएल। इसको हम लोग बचपन में कहते थे कि भाई साहब नहीं लगेगा, इसका फुल फॉर्म क्या होता था, बीएसएनएल का हम लोग बोलते थे कि भाई साहब नहीं लगेगा। तो चूंकि बीएसएनएल का जो फोन लगाते ना, टिक 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 करते रहता था, फोन कर देता था,
ऐसे होता था, नेटवर्क प्रॉपर नहीं था। हम कह रहे हैं कि ये भारत की संपत्ति था, तो जो भारतीय शासक है क्या इसकी मतलब कि नींव को मजबूत नहीं कर सकते थे? क्या इसको बेचना ही संभव समझे? मतलब आप अपनी नाकामी मतलब साझा कर रहे हैं, आप इसको मजबूत करते, है ना। 2014-2016 में मतलब कि जियो आ गया और सारी बीएसएनएल का टावर किसको दे दिया गया? जियो को दे दिया गया। और बीएसएनएल को क्या कर दिया गया? ठप कर दिया गया। बीएसएनएल बीच में फिर से टुकटुकाया था थोड़ा बहुत, है ना, लेकिन अभी मान लीजिए कि भाई जो नेटवर्क पहले से थी वो सारे नेटवर्क तो ऑलरेडी बेचा जा चुका है, तो भाई बीएसएनएल को काम करने के लिए फिर तो समय लगेगा, है ना। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, बीएसएनएल सस्ती रिचार्ज दे रहा था। अब बताइए, महीना 28 दिन का होता है, महीना किसी भी रिचार्ज का महीना 28 दिन का होता है, पहले 30 दिन का हुआ करता था। कंपनी ये भी लगा दिया कि पहले रिचार्ज कराइए चाहे नहीं कराइए, फोन आता था। कंपनी ये कर दिया कि भाई आप रिचार्ज नहीं कराओगे तो 1 हफ्ते बाद इनकमिंग बंद कर दिया जाएगा, मैसेज नहीं गिरेगा, ओटीपी नहीं आएगा। अब आपको मजबूरन आपको हर महीने रिचार्ज कराना ही कराना है, कंपलसरी है। क्या? नहीं 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 नहीं, सब में। जियो तो बाद में ना किया कीजिए, हाँ, अब वो भी तो दिन भर फोन करते रहता है, सर रिचार्ज करवा लीजिए। हम तो एक बार ऐसे ही बोल दिए, ए भाई पैसा होगा तब ना रिचार्ज कराएंगे, तेरा नेटवर्क ठीक है नहीं चलता है, तू तो बीएसएनएल से गया गजरा हो गया है, ऐसे ही बोले। करे सर ऐसा मत बोलिए। हम कहा काहे नहीं बोले, पैसा देते हैं 350 रुपया, 349 रुपया लेते हो, 2 GB डाटा पर डे, 5G अनलिमिटेड, चलता कहाँ है? 5G मतलब 28 KB का मतलब तुमको स्पीड देगा। अरे 5G का मतलब कम से कम पर सेकेंड 40 MBPS। कितना? 5G अगर चल रहा है तो कम से कम 40 MBPS देता कहाँ है? नहीं देता है, तो बकलोल बना रहा है। तो जितना भी ये जो भारतीय शासक हैं, ये गरीबों के शासक नहीं है, ये अमीरों के शासक हैं। यानी अमीरों का, है ना, टोली को, झोली को भर रहे हैं, एकदम पूरा दबा करके भर रहे हैं, और गरीबों को मतलब खत्म कर रहे हैं धीरे धीरे, है ना। कहते हैं कि गरीब को खत्म ही कर देना, गरीबी नहीं, गरीब को खत्म कर देना। चलिए, इसी तरह हैदराबाद के भी कई इलाके छीन लिए गए, जिसे कि आज छीन लिया गया है। अब आता है टीपू सुल्तान शेरे मैसूर। क्या आता है? टीपू सुल्तान शेरे मैसूर। जरा देखेंगे टीपू सुल्तान साहब के बारे में क्या क्या कहा जा रहा है। टीपू सुल्तान शेरे मैसूर, हैदर अली शासनकाल। टीपू सुल्तान का नाम क्या था? हैदर अली, ठीक है ना। 1761 से लेकर के 1782, यही टीपू सुल्तान थे जिन्होंने शेर का जो है ना जबड़ा धके फाड़ दिया था। यही टीपू सुल्तान थे। और इस भारत के अंदर गोला बारूद का, बम का सबसे पहले उपयोग करने वाला मुस्लिम शासक। उससे पहले तीरा भाला चलता था। क्या चलता था? तीर भाला। बात समझे? तो ये थे। लेकिन छावा मूवी में दिखाया गया है संभाजी महाराज, है ना, जिन्होंने शेर का जबड़ा को चीरते हैं, तो गलत दिखाया गया है। ये इनकी जो है ना स्क्रिप्ट को काट करके उसके ऊपर जोड़ दिया गया है, ठीक है। और उनके पुत्र टीपू सुल्तान, है ना, इनकर बाप रलन हैदर अली। टीपू सुल्तान के बाप रलन हैदर अली, टीपू सुल्तान के बाबूजी रलन का हैदर अली, गलती बोल दिए थे, ठीक है ना। शासनकाल 1782 से 1799, बहुत कम दिन है। 82 से 99 बहुत कम दिन है ना, है? मतलब इनका बाबूजी कितना दिन? 1761 से 1782, हैदर अली टीपू सुल्तान के बाप। और टीपू सुल्तान जो किए कितना दिन? 1782 से, मतलब इनका बाबूजी मरलन, और बाद में ही कमान हाथ में संभाल लेना। हाँ, अब जैसे हम पढ़ा रहे हैं, 10 साल 20 साल पढ़ाएंगे, प्लेटफॉर्म बढ़िया हो जाएगा, आगे बढ़ जाएगा सब कुछ, ठीक है। तो ऐसा थोड़े कि ये संस्था बंद हो जाएगा, स्कूल बंद हो जाएगा, कोचिंग बंद हो जाएगा, नहीं बंद होगा। हम हटेंगे, उसके बाद हमारा बेटवा आके संभाल लेगा। क्या
हो सकता है मे भी, नहीं तो कहीं दूसरा कोई। तो ये शासनकाल था। जैसे शक्तिशाली शासकों के नेतृत्व में मैसूर काफी ताकतवर हो चुका था। जब भाई राजा अगर ताकतवर होगा तो प्रजा भी क्या होगा, ताकतवर होगा। और राजा ही कमजोर होगा तो प्रजा भी क्या हो जाएगा, कमजोर हो ही जाएगा। बात समझे? आगे बढ़ेंगे। मैसूर रियासत के नियंत्रण में मालाबार तट पर होने वाले व्यापार। मालाबार तट कहां पे है? केरल के मालाबार। ये कहां पे है? केरल में, केरल के मालाबार तट पे। कालीकट बंदरगाह, वहां पे कौन आया था, याद आया? ये वास्को द गामा वहीं पे सबसे पहले आया था। और वहां के शासक कौन थे? जमोरीन। कौन थे? जमोरीन साहब थे। उन्होंने उनकी स्वागत किया, है ना। तट पर होने वाला व्यापार था, जहां से कंपनी काली मिर्च और इलायची खरीदती थी। मालाबार से क्या खरीदती थी? काली मिर्च, क्योंकि भारत में सबसे ज्यादा मसाले होते हैं। अब ये मसालों का क्या करते हैं ले जाकर के, उधर का ठंडा प्रदेश होता है और गर्म मसालों का ज्यादा उपयोग वो लोग करते हैं, क्योंकि शरीर में गर्मी बनाए रखे। हम भारत के लोग ज्यादा मतलब गर्म मसाला का यूज नहीं करते, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे गर्म है, यहाँ पे गर्म है। ये 1785 में टीपू सुल्तान ने अपनी रियासत में पड़ने वाली बंदरगाहों से चंदन की लकड़ी, किस चीज की लकड़ी? चंदन की लकड़ी, काली मिर्च और इलायची का निर्यात क्या किया? रोक दिया। बोला कि नहीं जाएगा। क्या बोला? नहीं जाएगा। आगे क्या कहता है? सुल्तान ने स्थानीय सौदागरों को भी कंपनी के साथ कारोबार करने से क्या किया? रोक दिया। स्थानीय सौदागर का मतलब नहीं समझे, जो स्थानीय लोग होते थे, जो व्यापारी होते थे, उन्होंने उसको भी रोक दिया। और टीपू सुल्तान ने भारत में रहने वाले फ्रांसीसी व्यापारियों से घनिष्ठ संबंध विकसित कर उनकी मदद से अपनी सेना का आधुनिकीकरण किया। मतलब अब ये आए उठ पहाड़ के नीचे लेकर के, किसको? अंग्रेजन को। मतलब अंग्रेजन के साथ रह करके अपनी सेना को इन्होंने अपने मन में इन्होंने रखा कि अपनी सेना को हमको क्या करना है? मजबूत करना है। और सुल्तान के इन कदमों की वजह से मैसूर के साथ अंग्रेजों की 4 बार जंग हुई। कितनी बार जंग हुई? 4 बार। अंग्रेजों के साथ कितनी बार? 4 बार टीपू सुल्तान की जंग हुई। पहला अंग्रेज मैसूर, आंग्ल मैसूर बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? पहला आंग्ल मतलब कि अंग्रेज मैसूर युद्ध कितना? 1767 से 1769। दूसरा 1780 से 1784 और तीसरा 1790 से 1792 और चौथा जो हुआ कब हुआ? 1799। याद रखिएगा, पहला युद्ध 67-69, यानी कि 67, 69, 80, 84, 90, 92 और लास्ट में एक युद्ध हुआ कब? 99 में हुआ। कब हुआ? 1799। श्रीरंगपट्टनम की आखिरी जंग में कंपनी को सफलता मिली। जो आखिरी जंग हुई 1799 में, उसमें कंपनी को, है ना, क्या मिला? सफलता मिला। और अपनी राजधानी की रक्षा करते हुए टीपू सुल्तान क्या हो गए? शहीद हो गए। यानी अपनी रियासत को, अपने लोगों को बचाते हुए क्या हो गए? शहीद हो गए, मारे गए। और मैसूर का राजकाज पुराने वोडियर राजवंश के हाथों में सौंप दिया गया। यानी कि जो पुरनका वोडियर थे उसके हाथ में सौंप दिया गया। और इसके साथ ही मैसूर पर भी सहायक संधि थोप दी गई। वो तो ऑलरेडी चाहते ही थे कि सहायक संधि थोपो, है ना, और अपनी सेना, आप अपनी सेना हटाओ, हम अपनी सेना रखेंगे, बदले में तुम हमको क्या दोगे? टैक्स दोगे। अब आता है मराठों से लड़ाई। क्या आता है? मराठों से लड़ाई। 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में हारने के बाद दिल्ली से देश का शासन चलाने का मराठों का सपना टूट गया और उन्होंने कई राज्यों में बांट दिया गया, यानी कि खंडित कर दिया गया, विभक्त कर दिया गया। राज्यों के बागडोर किसके किसके हाथों में? सिंधिया, होलकर और गायकवाड़ और भोसले जैसे अलग अलग राजवंशों के हाथों में दे दी गई। मतलब 4 पार्ट में तोड़ दिया गया। किसके किसके हाथों में दे दिया गया? सिंधिया, होलकर, गायकवाड़ और भोसले जैसे अलग अलग राजवंशों के हाथों में दे दिया गया। और ये सारे सरदार एक पेशवा सर्वोच्च मंत्री के अंतर्गत एक कन्फेडरेसी राजमंडल के सदस्य थे
और पेशवा इस राजमंडल का सैनिक और प्रशासकीय प्रमुख था। बाजीराव पेशवा, ठीक है ना, और पुणे में रहता था। 18वीं सदी के आखिर के दो प्रसिद्ध मराठा योद्धा और राजनीतिज्ञ, है ना, महादजी सिंधिया और राणा, है ना, फडणीस, उस समय के दो मतलब कि बहुत ही ये थे। पहला अंग्रेज मराठा युद्ध कब हुआ था? 1765 से लेकर के 1782। पहला अंग्रेज मराठा युद्ध 1782 में सालाबाई संधि के साथ खत्म हुआ। खत्म कब हुआ? सालाबाई संधि के साथ। कब खत्म हुआ? 1782 में, जिसको कोई पक्ष नहीं जीत पाया। और दूसरा अंग्रेज मराठा युद्ध 1803 से 1805 ईस्वी में। इसका नतीजा यह हुआ कि उड़ीसा और यमुना के उत्तर में स्थित आगरा व दिल्ली, यमुना के जस्ट बगल में क्या है, बड़ा यमुना गंदा है। भल ना अभी छठ में दिल्ली के जो अभी मुख्यमंत्री है, क्या नाम है उसका, रेखा गुप्ता, रेखा गुप्ता ना नाम है शायद, पता नहीं, रेखा गुप्ता दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, है ना। ये यमुना की नदी बह रही है ना, ये क्या बह रही है, यमुना की नदी बह रही है ना। और यहाँ पे क्या है, ये गंगा घाट है, ये घाट है, यानी कि छठ घाट। क्या है? छठ घाट, ठीक। और ये पानी इसमें बह रहा है, पूरा गंदा पानी, एक ना, पूरी दिल्ली का जितना भी पूरी दिल्ली का पानी है, गंदा पानी है ना, गंदगी, ये यमुना के अंदर है, ठीक, यमुना के अंदर है। अब यहाँ पे रेखा गुप्ता जी क्या किए, ठीक है ना, इसमें एक बांध बना दिए। बात समझे कि नहीं समझे? एक बांध बना दिए रेखा गुप्ता जी, काहे के लिए अब बताते हैं। ये बांध हो गया, ये बांध हो गया। अब इसमें, अब ये जो गंदगी पानी था इधर का, इसको ले जाकर के यहां से ये ब्लॉक कर दिए, इसको ले जाकर यहां से ये ब्लॉक कर दिए, ठीक। अब उधर कौन जाता है भाई, उधर जाना मना है, ठीक। अब यहाँ पे क्या किए, एकदम फिल्टर पानी, कैसा पानी, पूरा एकदम आरओ का पानी, फिल्टर पानी इसमें रखवा दिया। और मीडिया वाला को बुला करके कहता है रेखा गुप्ता के, देखो भाई हमने यमुना को साफ करवा दिया। ऐसा भी होता है यार। अब वहां पे जाकर के पत्रकार महोदय लोग, है ना, यमुना के पानी को ऐसे पी रहे थे और ऐसा दिखा रहे थे कि लग रहा है कि मतलब कि पूरा क्लियर है, ठीक है, लेकिन ये सच्चाई नहीं था। रेखा गुप्ता जी ने धोखा दिया दिल्ली वालों को, और दिल्ली वालों को ही क्या, पूरे देश वालों को धोखा दिया। बात समझे कि नहीं? आगे कहता है, यह हुआ कि उड़ीसा और यमुना के उत्तर में स्थित आगरा और दिल्ली, यानी जस्ट उड़ीसा और यमुना के उत्तर में, कहा उत्तर में क्या है, आगरा व दिल्ली सहित कई भूभाग अंग्रेजों के कब्जे में आ गए। का खाली टीपू सुल्तान के गैला के बाद। तीसरा अंग्रेज मराठा युद्ध 1817 से 1819 ईस्वी में, अंग्रेज और नहीं इनके वजह से 1817 से 1819, इस युद्ध में मराठों की ताकत को पूरी तरह खत्म कर दिया गया और पेशवा को पुणे से हटाकर कानपुर के पास बिठूर में पेंशन पर भेज दिया गया। यानी यहां से हटाकर जो पेशवा थे ना, उनको वहां से हटा दिया, बोला कि अब तू रिटायरमेंट ले ला, तू चल जा भाई, पेंशन ला, पेंशन ला और टेंशन मत ला, आराम से बैठ के खा, ऐश कर, ठीक, पेंशन पर भेज दिया। अब विंध्य के दक्षिण में स्थित पूरे भूभाग पर कंपनी का क्या हो गया था, नियंत्रण हो गया था, यानी एकदम पूरा कंप्लीट कब्जा कर लिया था, छाप दिया था। सर्वोच्चता का दावा, है ना, लॉर्ड हेस्टिंग्स, क्या, लॉर्ड हेस्टिंग्स 1813 से 1823 तक गवर्नर जनरल ने सर्वोच्चता की एक नई नीति के अंतर्गत अपने आप को भारतीय राज्यों से का ऊपर बताया। कौन? ई ससुरा, ई हेस्टिंगवा, ये अपने आप को बोला कि हम भारतीय से सर्वोच्च हैं, ऊपर है, ये अपने आप को भगवान ने मान लिया था। हाँ, अपने हितों की रक्षा के लिए भारतीय रियासतों का अधिग्रहण करने या उनको अधिग्रहण की धमकी देने का अधिकार अपने पास मानती थी, यानी कि धमकाता था, ए ना करबो तो समझ लिया, अब वही के पड़ी होता है ना किसी को मजा। अभी जैसे देखिए ना डोनाल्ड ट्रंप हमारे प्रधानमंत्री साहब को रातों रात हमारे प्रधानमंत्री साहब कहते हैं डी लोग के क्या आता लीक कर देंगे, फाइल लीक हो जाएगा,
तो कोई अपना करियर बचाने के लिए क्या करेगा, मजबूर होगा कि नहीं होगा, होगा ना, वही बात। लेकिन जब अंग्रेजों ने कित्तूर कर्नाटक के छोटे से राज्य को कब्जे में लेने का प्रयास किया तो रानी चन्नम्मा, इनका नाम क्या था, चन्नम्मा, ठीक है ना, ने हथियार उठा लिए और अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया और 1824 में उन्होंने गिरफ्तार किया गया और 1829 में जेल में उनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। चन्नम्मा की मृत्यु हो गई कहां, जेल में। चन्नम्मा के बाद कित्तूर स्थित है ना संगोली के एक गरीब चौकीदार रायना यानी कि रायत्रा या रायना ने यह प्रतिरोध जारी रखा। चौतरफा समर्थन और सहायता से उन्होंने बहुत सारे ब्रिटिश शिविरों और दस्तावेजों को नष्ट कर दिया था। अंत में उन्हें भी अंग्रेजों ने पकड़कर कहां 1830 में फांसी पर लटका दिया। बोला कि ये बहुत फड़फड़ात ललक है, चिड़चिड़े के टेटुआ दबावल बहुत जरूरी बदल धक पकड़ लिया था, दबोच लिया, ले जाके भीतर घुसाया और ले जाके मार दिया था। जैसे कि एपिस्टन को हुआ, एपिस्टन को भी जेल में मुंगा दिया सब, अब मरते मरते वैसा ना फाइल खोल के चला गया जो पूरा देश मतलब अभी एकदम तबाह होके रह गया है ना, बड़का सब लोग, ठीक है। तो ये आज का जो है हम लोग का क्लास है, ये पार्ट 2 में है ना, इसको हम लोग पार्ट 2 में रखेंगे। पार्ट 1 हमने पहले करा दिया था, आज पार्ट 2 हुआ है ना। बाकी का आगे की कहानी फिर अगले क्लास में हम लोग देखेंगे, है ना। थैंक यू सो मच।